हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उभर कर सामने आता है कि प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी से तात्पर्य क्या है, इसका विश्लेषण कीजिए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी से तात्पर्य क्या है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा में सन 1915 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी के बीच लिखी गई हिंदी कहानियों को प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1915 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई पहली कहानी सौत का प्रकाशन होता है और 1936 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए 1915 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी के बीच लिखी गई कहानियों को प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस अवधि के दौरान लिखी गई हिंदी कहानियों में सर्वाधिक चर्चा, सर्वाधिक प्रसिद्धि प्रेमचंद की कहानियों को प्राप्त हुई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रेमचंद ने अपनी पूर्ववर्ती कहानियों में व्याप्त रोमानियत और मनोरंजन के स्थान पर आदर्श, यथार्थ और समाज और उसकी वास्तविकता को अपनी कहानियों में प्रस्तुत करने का कार्य किया। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने यह भी किया कि हिंदी कहानियों की विषय वस्तु को समय और समाज के साथ जोड़ने के साथ साथ चरित्रों के उद्घाटन पर भी उन्होंने बहुत बल दिया। इसलिए हिंदी कहानी की विकास यात्रा में उनके इस ध्येय को, उनके इस महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दौर की कहानी को प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के नाम से जाना जाता है। इस युग के अन्य प्रमुख कहानीकारों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, राधिका रमण प्रसाद सिंह, चतुरसेन शास्त्री, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, शिवपूजन सहाय, सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा उग्र एवं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियों की बात करें तो सौत, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, नशा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा और कफन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियों की बात करें तो ग्राम, देवदासी, पुरस्कार, गुंडा, सालवती और आकाशदीप शीर्षक कहानियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह ने कानों में कंगना एवं गांधी टोपी जैसी चर्चित कहानियों का लेखन किया। चतुरसेन शास्त्री ने दुखवा में कासो, कहूँ मोर सजनी एवं हल्दी घाटी में शीर्षक कहानियों की रचना की। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की चर्चित कहानियों में गल्प मंदिर, कल्लोल एवं ताई विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिवपूजन सहायकृत चर्चित कहानियों में महिला महत्व एवं कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानियां प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। सुदर्शन ने हार की जीत, परिवर्तन एवं तीर्थ यात्रा शीर्षक कहानियों की रचना की। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चिंगारियां एवं चॉकलेट जैसी प्रसिद्ध कहानियों की रचना की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ऐसी कहानी जो हिंदी कहानी के इतिहास में सदैव दर्ज रहेगी, उस कहानी का नाम है उसने कहा था। प्रेम के आदर्श को लेकर लिखी गई इतनी सर्वोत्कृष्ट कहानी हिंदी कहानी के विकास में बहुत ही दुर्लभ रूप में ही देखने को अन्यत्र मिलती है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है उसने कहा था। इन समस्त कहानियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि इन समस्त कहानियों के भीतर प्रमुख रूप से 4 से 5 प्रवृत्तियां विशेष रूप से विद्यमान हैं। पहली प्रवृत्ति है आदर्श की प्रतिष्ठा। इस दृष्टि से देखें तो इस युग के बहुतेरे कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए, समाज के भीतर नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए अपनी कहानियों में आदर्शवाद की स्थापना की है। इस दृष्टि से देखें तो जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार एवं आकाशदीप शीर्षक कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रेमचंद की कहानियों की दृष्टि से देखें तो बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी प्रकार सुदर्शन की कहानी हार की जीत और गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दूसरी प्रवृत्ति जो देखने को मिलती है वह है सामाजिक यथार्थवाद। इसका तात्पर्य है कि समाज में जितनी भी विसंगतियां और
बुराइयां विद्यमान हैं, उन समस्त विसंगतियों और बुराइयों को पाठक के समक्ष उपस्थित करके उनका परिवर्तन करने के लिए पाठक को प्रेरित करना और उनको उन बुराइयों को दूर करने के लिए सजग प्रयास करने के लिए इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों के द्वारा प्रेरित किया। ऐसी कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद की कहानी पूस की रात, कफन एवं ठाकुर का कुआं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सवा सेर गेहूं भी उनकी कहानी सामाजिक यथार्थवाद को प्रस्तुत करने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी है। तीसरी प्रवृत्ति जो हमें देखने को मिलती है इस युग के कहानियों में, वह है मानवीय चरित्रों का उद्घाटन करना। और प्रेमचंद तो स्पष्ट रूप से कहते ही हैं कि सर्वोत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है, और उनकी यह मान्यता हमें उनकी कहानियों में स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। वे अपनी कहानियों के माध्यम से मानवीय चरित्र पर प्रकाश डालने के साथ साथ उसके रहस्यों का भी उद्घाटन करते हैं। उदाहरण के लिए पंच परमेश्वर कहानी, शतरंज के खिलाड़ी कहानी, ईदगाह कहानी और नशा कहानी में उन्होंने मानवीय चरित्र पर प्रकाश डालने के साथ साथ उसके रहस्यों को खोलने का भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस युग की चौथी प्रवृत्ति जो देखने को मिलती है कहानियों में जो मिलती है, वह है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। चूंकि यह वह समय है जब भारत परतंत्र था, गुलाम था और उपनिवेशित था, इसलिए इस दौर के कहानीकारों ने अपनी कहानियों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का भी विरोध किया है। और ऐसी कहानियों की दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद की आहुति, जुलूस, सत्याग्रह और शतरंज के खिलाड़ी शीर्षक कहानी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इन समस्त कहानियों में साम्राज्यवाद की पड़ताल की गई है और उपनिवेशवाद का विरोध करने का कार्य किया गया है। इस प्रकार इस युग की कहानियों में तत्कालीन समय और समाज की संवेदना को, उसकी धड़कन को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है और समाज में व्याप्त बुराइयों के पुरजोर खंडन का समर्थन भी इस युग की कहानियों में देखने को मिलता है। एक ओर जहां प्रेमचंद जीवन की वास्तविक घटनाओं और समस्याओं को लेकर आदर्श की प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जयशंकर प्रसाद समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर कहानियों का लेखन कर रहे थे। इस प्रकार इस युग के कहानियों में आदर्शवाद, यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद इत्यादि प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आपको बन गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।